नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में भारत और उसकी स्थिति उस पर चर्चा की। उसमें दोस्तों हम लोगों ने देखा कि भारत के जो जलीय सीमा साझा करते हैं वह राज्य कौन कौन से हैं और भारत के जो स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। और दोस्तों, स्थलीय सीमा पर हम लोगों ने देखा कौन सा राज्य किस अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करता है, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और दोस्तों, उसमें हम लोगों ने जो भारत के स्थलीय और जलीय सीमा वाले राज्य हैं उन पर संपूर्ण चर्चा की थी। उसी क्रम पर दोस्तों हम लोग आज अपने भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को पिछली वाली क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। उसी क्रम पर दोस्तों आज हम लोग भारत की जो कर्क रेखा है उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कर्क रेखा पर चर्चा करते हैं। तो कर्क रेखा के संबंध में सबसे पहले देख लेते हैं कि कर्क रेखा विश्व जो ग्लोब है उस पर कर्क रेखा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जैसे हम लोग मान लेते हैं हमारा यह ग्लोब है, पृथ्वी हमारी है यह। तो इसमें दोस्तों हमारी जो कर्क रेखा है वह पहले हम लोग विषुवत रेखा देखते हैं। दोस्तों, 0 डिग्री जो यह लाइन है यह विषुवत रेखा है। और इसके दोस्तों उत्तर में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है यह हमारी कर्क रेखा है। उसी प्रकार दोस्तों जो विषुवत रेखा है उसके दक्षिण में 23.5 डिग्री जो साउथ होगी वह हमारी मकर रेखा होगी। यह हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यह हमारी कर्क रेखा है। और दोस्तों यह जो साउथ में है यह हमारी मकर रेखा है। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है। हमारे भारत की स्थिति जो है वो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि इस प्रकार है। भारत की स्थिति इस प्रकार है, ऐसे भारत स्थित है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है। हम लोगों ने मानचित्र पिछली क्लास में भी मानचित्र से पढ़ा था, इस क्लास में भी हम लोग मानचित्र से ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, आप लोग देखते हैं हम लोग यह हमारी 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है कर्क रेखा वह भारत के सबसे पहले आप लोग देखिएगा गुजरात राज्य से निकल रही है, गुजरात से निकलती है। उसके बाद दूसरा राज्य कौन सा है, राजस्थान देखिएगा, राजस्थान से गुजर रही है। तीसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से, फिर देखिएगा आप लोग झारखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल से निकलती है। और इधर आप लोग जो पूर्वोत्तर के हमने 7 राज्य पिछले क्लास में पढ़े थे उनमें से आप लोग देखिएगा यह कौन सा राज्य है। दोस्तों यह राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा से भी निकलती है और मिजोरम से निकलती है। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छी तरीके से मैप से ही समझ सकते हैं और मैप को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा। तो मैप से ही आप लोग देखिएगा सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ता है, गुजरात। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान में आप लोग देखिएगा बिल्कुल नीचे से हल्का सा टच करते हुए कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी लोग जो हैं वह बड़े बड़े राज्य को देख लेते हैं लेकिन वो राजस्थान को भूल जाते हैं अक्सर। तो आप लोग राजस्थान को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान के बिल्कुल नीचे से हल्का सा टच करते हुए कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के कौन कौन से राज्य हो गए, गुजरात राज्य, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये दोस्तों भारत के राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों हमने ग्लोब पर आपको बताया कि जो विषुवत रेखा 0 डिग्री है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। तो भारत के जो दक्षिण में स्थित है विषुवत रेखा, इससे भारत की जो मुख्य भूमि की सबसे अंतिम बिंदु है कन्याकुमारी, उससे कितनी दूरी पर पड़ती है। तो दोस्तों जो विषुवत रेखा है इससे भारत की दूरी 899 किलोमीटर है, 899 किलोमीटर। दोस्तों आप लोग यह ध्यान रखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को 899 किलोमीटर बताया, जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 876 किलोमीटर। तो वो भी आप लोगों को मैं बता दूं 876 किलोमीटर कहाँ है और 899 किलोमीटर कहाँ है। दोस्तों जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर दोस्तों वह स्थित है ऐसे।
द्वीपों में ऐसे स्थित है कुछ। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ। तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा, उससे जो विषुवत रेखा की दूरी होगी, ये अंडमान निकोबार हमारा हो गया, उससे जो विषुवत रेखा की दूरी होगी वह दोस्तों होगी 876 किलोमीटर। या दोस्तों जो दूरी हो गई ये अंडमान निकोबार हम लोगों का हो गया, तो इससे जो दूरी होगी दोस्तों वह 876 किलोमीटर होगी। जो अंडमान निकोबार से दूरी जो होगी विषुवत रेखा की वो 876 किलोमीटर होगी। लेकिन भारत की जो मुख्य भूमि से अगर दूरी पूछ दे तो भारत के मुख्य भूमि से दूरी होगी 899 किलोमीटर। या कन्याकुमारी से हम लोगों की मापी जाएगी, कन्याकुमारी से विषुवत रेखा की दूरी 899 किलोमीटर। और अंडमान से अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए तो वो 876 किलोमीटर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों, लिखा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नाथ जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित करती है। दोस्तों हाँ, जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित करती है। वो कटिबंध कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, जो जिनमें कर्क रेखा के उत्तर में जो है वह उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध है, और जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है वह उष्ण कटिबंध है। तो दोस्तों हम लोग मानचित्र में देखते हैं, जो कर्क रेखा के ऊपर दोस्तों है यह उपोष्ण कटिबंध है यह दोस्तों, और जो ये नीचे वाला पड़ेगा दक्षिण का भाग यह उष्ण कटिबंध में आएगा। ऊपर वाला जो है यह उपोष्ण कटिबंध में आएगा कर्क रेखा के ऊपर जो दोस्तों हैं। यह कर्क रेखा हमारी गुजर रही है, इसके जो ऊपर में नॉर्थ में भारत का जो भारत की स्थिति पड़ेगी वह दोस्तों उपोष्ण कटिबंध में पड़ेगी, और जो साउथ में है वह हमारी उष्ण कटिबंध में पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनका पश्चिम से पूर्व क्रम। दोस्तों 8 राज्यों से जो हमारी कर्क रेखा गुजर रही है, हमने आपको मानचित्र में पूरी तरीके से समझाया उसको। और दोस्तों उसका जो पश्चिम से पूर्व क्रम है तो वो आप लोग मानचित्र से ही पहली बात मानचित्र से ही आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा उसको। तो उसमें आप लोगों ने देखा सबसे पहले कौन राज्य पड़ रहा था? गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल, उधर पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों यह हमारे पश्चिम से पूर्व क्रम इसका हो गया। अगर आप लोगों से पेपर में पूछ दे कि पूर्व से पश्चिम क्रम क्या होगा तो आप लोग जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, यह हमारा तो हम लोगों का यह क्रम पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। ऐसे अगर जस्ट उल्टा आप लोग मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह हमारा पूर्व से पश्चिम क्रम हो जाएगा। और अगर पश्चिम से पूर्व क्रम पूछे तो इधर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर से आप लोग स्टार्ट करिएगा। तो दोस्तों आगे हम लोग अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है और तथा सबसे कम लंबाई राजस्थान राज्य में है। या तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि राजस्थान के विषय में आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि राजस्थान विषय में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का हल्का सा भाग, यह देखिए बहुत छोटा सा भाग राजस्थान को ये टच करता है, और सबसे ज़्यादा इसीलिए इसकी जो कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम होगी राजस्थान में, और सर्वाधिक आप लोग देखिएगा सर्वाधिक या मध्य प्रदेश से निकलती है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में होगी और सबसे कम किस में होगी? गुजरात राज्य में। तो इस पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, यह पॉइंट आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा। लिखा है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनमें उस राज्य की राजधानी जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो वह कौन कौन से राज्य हैं और उनकी राजधानी जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। दूसरी बात दोस्तों, उन राज्यों की राजधानी जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं और उस राज्य की राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है।
तो दोस्तों 8 राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित हैं उनमें से वह राज्य कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, और वह राज्य कौन से हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं, और वह राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, मानचित्र में फिर हम लोग मानचित्र पर लौट के आते हैं। मानचित्र में आप लोगों से मानचित्र पर चर्चा करते हैं। मानचित्र से आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आप लोग मानचित्र में आप लोग देखिएगा। मानचित्र में हमारे सबसे पहले आप लोग देखिएगा गुजरात पड़ता है। तो गुजरात की राजधानी कौन है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो गांधीनगर। इधर दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल हो जाएगी। तो दोस्तों यह हमारा गुजरात राज्य, इसकी राजधानी, या मैंने आपको पॉइंट दिए हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर जिस राज्य की राजधानी जहाँ पर पड़ रही है उसका मैंने आप लोगों को पॉइंट दिया है। तो देखिएगा पॉइंट से आप लोग, यह हमारा जो यह पॉइंट रखा है यह गुजरात की राजधानी है। जितने भी पॉइंट रखे हैं मैंने वह उन राज्यों की राजधानी की स्थिति दर्शा रही है। तो आप लोग गुजरात राज्य को देखिएगा। गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इधर दोस्तों आप लोग दूसरे नंबर पर आप लोग राजस्थान को देखिएगा। पहले राजस्थान की जो राजधानी है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगले क्रम पर दोस्तों आप लोग मध्य प्रदेश देखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वह कर्क रेखा के दक्षिण में है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी यह भी दक्षिण में है। झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची। यह आप लोगों से प्रश्न अधिकतर यही पूछता है कि किस राज्य की राजधानी जो है वह कर्क रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों जो झारखंड की राजधानी रांची है यह हमारे कर्क रेखा पर स्थित है। यह कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है। ये आप लोगों से पूछेगा कर्क रेखा पर स्थित है या कर्क रेखा के निकटतम राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। उसके बाद दोस्तों आप लोग पश्चिम बंगाल देखिएगा। पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इधर दोस्तों पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी भी कर्क रेखा के उत्तर में पड़ेगी और मिजोरम राज्य जो है इसकी राजधानी भी कर्क रेखा के उत्तर में पड़ेगी। तो इनको दोस्तों आप लोग मानचित्र ऐसे ही बनाकर बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आप लोग एज इट इज ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। इससे आप लोगों को समझने में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और समझने में सहूलियत आपको रहेगी। तो दोस्तों आप लोग मानचित्र से पहले अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कौन कौन सी राजधानी हमारे कर्क रेखा के दक्षिण में है, कौन कौन सी उत्तर में है। तो आप लोग पहले देखिएगा गुजरात राज्य की राजधानी जो गांधीनगर है वह उत्तर कर्क रेखा के दक्षिण में है। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वह दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है यह दक्षिण में है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है यह दक्षिण में है। तो कौन से राज्य हो गए? गुजरात दोस्तों, उसके बाद मध्य प्रदेश, इधर दोस्तों छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल। यह दोस्तों जो 4 राज्य हैं इनकी राजधानी जो है वह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है उसकी राजधानी कौन सी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो वह हमारा झारखंड राज्य हो जाएगा। इसकी राजधानी जो रांची है यह कर्क रेखा पर स्थित है। अगले क्रम पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं उनकी राजधानी। तो कर्क रेखा के उत्तर में इधर राजस्थान हो गया। राजस्थान, इसकी राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, यह उत्तर में स्थित है। इधर दोस्तों आप लोग त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की आइजोल, यह दोनों राजधानी दोस्तों उत्तर में स्थित हैं। तो हमारे 4 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, इनकी राजधानी जो है वह कर्क रेखा के दक्षिण में है। इधर राजस्थान, उधर मिजोरम और त्रिपुरा, इनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और रांची की, झारखंड की राजधानी रांची, वह हमारे कर्क रेखा पर स्थित है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वही बात जो मैंने आपको ऊपर समझाई वही बात यहाँ पर मैंने लिख भी दी है। उस राज्य की राजधानी जो कर्क रेखा के दक्षिण में है गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और कोलकाता। जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी कौन कौन सी हैं दोस्तों? जयपुर, अगरतला और आइजोल। और दोस्तों उस राज्य की राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है वह दोस्तों रांची है।
आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, यह हमारी कर्क रेखा की स्थिति हो गई। अब हम लोग अपनी जो भारत से दूसरी रेखा गुजरती है उस पर चर्चा करते हैं। वो हमारी कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा। इसको दोस्तों यह भारत की मानक समय रेखा है। जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, यह भारत की मानक समय रेखा है। और दोस्तों यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों हम लोग फिर से मानचित्र की सहायता से ही देखेंगे कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा है, यह भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया है कि आप लोग मानचित्र जरूर बनाइएगा। आप कुछ भी, कोई भी रेखा या कुछ भी आप लोग वो निर्धारित करें तो आप लोग मानचित्र बना लीजिएगा। इससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों हम लोग देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों के 5 राज्य से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिएगा दोस्तों, 5 राज्य हमारे, पहले पड़ता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरे नंबर पर पड़ता है राज्य हमारा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा है? छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पर हमारा कौन है? उड़ीसा। और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, यह हमारी जो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है, यह भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे गुजरती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो 5 राज्य देखिएगा कौन कौन से हैं दोस्तों। ट्रिक ट्रिक से मैंने आपको ट्रिक भी बता दी इसकी है। यह ट्रिक हमारी हो गई माचो। तो दोस्तों माचो MACHOU। एम से क्या हो गया? हमारा मध्य प्रदेश। ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। CH से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। ओ से क्या हो गया? उड़ीसा। यू से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग ये ट्रिक कोई विशेष नहीं महत्व रखती। आप लोग ट्रिक मत इस पर ट्रिक पर मत जाइए। आप लोग सीधा मानचित्र से उसको मानचित्र को ही दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा और उससे ही आप लोग देखिएगा। ट्रिक तो ऐसे बहुत होती हैं, लेकिन जो हमारे जब हम लोग परीक्षा देने बैठते हैं तो ट्रिक अधिकतर हम लोग भूल जाते हैं। तो आप लोग सीधा मानचित्र को ही ध्यान रखिएगा। ट्रिक मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए ट्रिक भी बता दी है कि ट्रिक क्या होगी होगी इसकी। आप लोग देख लीजिए। इसको मध्य प्रदेश हो जाएगा, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ओ से उड़ीसा हो जाएगा और यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों जो हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा है, उसका जो उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण क्रम तो दोस्तों आप लोग चित्र से ही देख लीजिएगा। उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? सबसे पहले कौन सा पड़ता है? हमारा उत्तर प्रदेश। ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद ये राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आप लोग देखिएगा देखिएगा कि उड़ीसा राज्य से पहले गुजरती है, उड़ीसा राज्य हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया। तो उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यह हम लोगों का उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ट्रिक पर मत जाइएगा। अगर आप लोगों ने मानचित्र नहीं देखा, मानचित्र को नहीं समझा, आप लोग सीधा ट्रिक पर जाते हैं और उससे ही आप लोग देखते हैं कि ट्रिक याद कर ली मैंने, उससे सब हो जाएगा। तो अगर सीधा पूछ दिया कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तब तो ठीक है, आप लोग बता देंगे ट्रिक से। लेकिन अगर उसने पूछ दिया कि आप उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए या दक्षिण से उत्तर क्रम बताइए, वहाँ पर आप लोग फंस जाएंगे। इसीलिए आप लोग मानचित्र देखें, ट्रिक पर ना जाएं। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण क्रम जो है वो मैंने मानचित्र पर आप लोगों को बताया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगले क्रम पर दोस्तों हम लोगों का अगला पॉइंट है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, इसे IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दोस्तों यह हमारे जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। और दोस्तों यह मैंने नोट लिखा है, यह आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये आप लोग देखिएगा, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और जो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा है, यह एक दूसरे को सूरजपुर छत्तीसगढ़ में काटती है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ में काटती हैं। आप लोगों को मानचित्र में फिर से एक बार बता दूं, यह दोस्तों हम लोगों की जो 82.5 डिग्री है,
82.82 ईस्ट जो देशांतर रेखा है, और दोस्तों हम लोगों की जो कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ है वह यहाँ से कुछ ऐसे गुजरेगी, ऐसे निकलेगी दोस्तों। तो ये हम लोगों की कर्क रेखा है। तो आप लोग देखिएगा यह जो दोस्तों कर्क रेखा 82.82 को कहाँ पर काटी, आप लोगों ने देखा यह छत्तीसगढ़ में काट रही है। तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में जहाँ पर काट रही है यह दोस्तों सूरजपुर है। तो यहीं सूरजपुर में यह दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये हमारी कर्क रेखा पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने 82.82 जो ईस्ट देशांतर रेखा है भारत की मानक समय रेखा, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जो भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। तो दोस्तों भारत के जो उत्तरी सबसे उत्तर में बिंदु पड़ता है यह हमारा इंदिरा काल है, जो लद्दाख में पड़ता है। इंदिरा काल लद्दाख में पड़ता है दोस्तों। यह दोस्तों सबसे पहले जो था जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक में था, दोनों एक राज्य में एक राज्य थे। अब तो दोनों दोस्तों अलग हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हमारे बन गए हैं। तो दोस्तों जो पहले इंदिरा काल था वो जम्मू कश्मीर में स्थित था, लेकिन अब यह लद्दाख में स्थित है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि इंदिरा काल जो हमारा उत्तरी बिंदु है वह अब लद्दाख में स्थित है। दोस्तों हमारा दक्षिणी बिंदु जो है वह हमारा मुख्य भूमि का जो दोस्तों दक्षिण बिंदु है वह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इसे केप केमोरिन बोलते हैं, केमोरिन बोलते हैं। यह हमारा दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका होगा जो तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों अगर संपूर्ण भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश या जलीय सीमा उसको आप लोग शामिल करेंगे तो हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा पड़ेगा, इंदिरा पॉइंट, या इसे पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, या दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो दोस्तों यह हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु तो हमारा इंदिरा पॉइंट होगा। अगर आपसे सीधा पेपर में यह पूछता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो वह दोस्तों इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट होगा। और अगर आपसे पूछ दे कि मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु तो वह कन्याकुमारी या केप केमोरिन होगा। और दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है यह हमारा यहीं पर दोस्तों ऐसे पड़ता है, यह हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है यह हमारे ग्रेट निकोबार जो सबसे दक्षिणी अंडमान निकोबार सबसे दक्षिणी द्वीप है उस पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों हमारा जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह दोस्तों किबुथु है। यह वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वालांगू दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है, यह अरुणाचल प्रदेश का है। इसमें या किबुथु जो पॉइंट है यह हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है। और दोस्तों सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौरमोती, यह सरक्रीक गुजरात में स्थित है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया, सबसे उत्तरी बिंदु हमारा हो गया इंदिरा काल जो लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और सबसे मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु या दोस्तों कन्याकुमारी केप केमोरिन इसको बोलते हैं, यह तमिलनाडु में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु हो गया किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा गौरमोती या गुजरात में स्थित है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों या मैंने आपको जो ऊपर सबसे पहले बताया था जो हमारी 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उससे जो कन्याकुमारी की दूरी है वह 899 किलोमीटर है। और जो इंदिरा पॉइंट की दूरी है वह दोस्तों 876 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको भारत के अधिकतर सभी राज्य बता दिए हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम लोग जो भारत के समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हम लोग जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों ये 8 हैं। इनको हम लोग 2 तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले स्थलबद्ध। तो दोस्तों स्थलबद्ध 4 राज्य हैं हमारे, जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यूटी, यह हमारे स्थलबद्ध हैं। इसमें कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। ये हमारे 4 जो यूटी हैं वह स्थलबद्ध हैं। और अगले क्रम पर दोस्तों हमारे जो जलीय सीमा वाले हैं 4
राज्य यूटी हमारे वह कौन से हैं? तो दोस्तों इनको भी हम दो भागों में बांटेंगे। पहले तो दोस्तों तटवर्ती जो हैं और दूसरे द्वीपीय जो हैं। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग तटवर्ती कौन कौन से हैं। तटवर्ती में दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन दीव, यह है पहला, और दूसरा पांडुचेरी है। और दोस्तों जो द्वीपीय हमारे यूटी हैं उसमें पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और दूसरा लक्षद्वीप हो गया। तो आप लोगों को बताया कि यह हमारे जैसे मानचित्र है दक्षिण भारत का, तो लक्षद्वीप हमारे यहाँ पर स्थित है, यह हमारा लक्षद्वीप हो गया, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो दोस्तों यह दोनों जो हैं यह द्वीपीय हैं यूटी हमारे, और जो पांडुचेरी और दादर नगर हवेली यह हमारे तटवर्ती हैं। आपको गुजरात ही के पास यहाँ पर जो है बिल्कुल लगा हुआ दादर नगर हवेली और दमन दीव मिलेगा। और पांडुचेरी की स्थिति दोस्तों जो है वह 3 राज्यों में, पांडुचेरी के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं पांडुचेरी यूटी में हमारे, वह 3 स्टेट में हमारे। एक केरल में पड़ता है, दूसरा तमिलनाडु में पड़ता है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इसका हिस्सा पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह जो मैंने 8 यूटी आपके विभाजित किए स्थलबद्ध और जलीय सीमा वाले, यह आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। आगे दोस्तों वही बात जो मैंने आपको बताई, वही बात मैंने आप लोगों से चर्चा की। पांडुचेरी के जो 4 जिले हैं पांडुचेरी यूटी में हमारे, वो भारत के 3 राज्यों में स्थित हैं। जो पहला इसका डिस्ट्रिक्ट होगा यनम, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। माहे केरल में स्थित है, और कराईकल और पुडुचेरी ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है। इधर दोस्तों आप लोग मानचित्र में देखिएगा, या दोस्तों जो मानचित्र हमारा, मानचित्र में आप लोग देखिएगा माहे, माहे दोस्तों यह आप लोग केरल में देखिएगा। उसके बाद जो यनम मैंने बताया यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुडुचेरी और कराईकल जो हैं यह तमिलनाडु में स्थित है। आप लोग स्थिति इनकी देख लीजिएगा, यहीं पर स्थित माहे ये केरल में स्थित है, और जो पुडुचेरी और कराईकल इनके डिस्ट्रिक्ट हैं वह तमिलनाडु में स्थित हैं। यनम जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों यह हम लोगों ने जो हमारी यूटी हैं उन पर चर्चा की है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मानचित्र से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज हम लोग अपना यहीं तक पढ़ते हैं, और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।